Today I will discuss about the introduction of the Carnot theorem. It is the part of the unit 2 and the subject is the thermodynamics. This is the outline of the today lecture: Carnot theorem, corollaries of the Carnot theorems, and the absolute thermodynamic temperature scale. Today first slide is the Carnot theorem. Carnot की theorem के ये लिख लें कॉपी में आप लोग. All the heat engine operating between a constant temperature source and a given constant temperature sink, none has a higher efficiency than a reversible engine. इसको आप लिख लें कॉपी में. इसका हम मीनिंग आपको बता रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं और इसका मीनिंग भी बता रहे हैं. ठीक है कि क्या है इसका स्टेटमेंट और क्या मीनिंग है. ठीक है. तो ये आपका जो हीट इंजन है दो टेम्परेचर लिमिट पे काम करता है. एक सोर्स टेम्परेचर होता है, दूसरा सिंक होता है. तो सोर्स बॉडी से हीट सप्लाई होती है और सिंक बॉडी पे हीट रिजेक्शन होता है. तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कि रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा इफिशिएंट हो, या बोलना चाहिए रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी जो रहती है वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा रहती है, मैक्सिमम रहती है. लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट? स्टूडेंट्स ने लिख लिया? यस, थम्स अप करते हैं. लिखते आ रहे हैं तो थम्स अप करते हैं. लिख लीजिए कॉपी में स्टेटमेंट है. All the heat engine operating between a given constant temperature source and a given constant temperature sink, none has a higher efficiency than a reversible engine. I will provide also notes in a PDF format. So this is the proof for the why reversible engine has the same efficiency if the normal and the reversible engine working between the same temperature limit. So source body is this one and sink body is this one. So this diagram showing the normal engine and the reversible engine. This is the reversible engine, this is the normal engine. तो यहाँ पे जो normal engine है वो A type का है क्योंकि सोर्स बॉडी T1 टेम्परेचर से हीट ले रहा है Q1A अमाउंट की. ये हीट सप्लाई हो रही है सोर्स बॉडी टेम्परेचर से. तो यहाँ पे लिखा है लेट्स टेक टू हीट इंजन EA एंड EB. तो EA जो है एक नॉर्मल इंजन है, EB को हमने रिवर्सिबल इंजन बना दिया है. तो जो EA है ये सोर्स बॉडी से हीट ले रहा है Q1A अमाउंट की और हीट जब इस पे जा रही है तो उससे वर्क डन आपको मिल रहा है WA. And after the working in the heat engine, some part of the heat is rejected to the sink body, that is the Q2A amount. तो Q2 अमाउंट की जो हीट है वो सिंक बॉडी जो कि T2 टेम्परेचर वर्क कर रहा है वहां पे रिजेक्ट हो रही है. इसके बाद यहाँ से हीट को
रिवर्सिबल इंजन, चूंकि अब इंजन को हमें रिवर्स करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो EA जो है एनी हीट इंजन है और EB जो है एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, जैसा कि मैंने बताया आपको। फिर बोल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 एंड द कांस्टेंट टेम्परेचर T2, ये जो वर्किंग कर रहा है सोर्स और सिंक टेम्परेचर पे। तो लेट्स एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि जो इफिशिएंसी है, ये जो वर्ड है इफिशिएंसी के लिए शो करता है, ये हम आपको बता देते हैं, ये इफिशिएंसी के लिए शो करता है। तो ईटा ए, दिस इज द इफिशिएंसी ऑफ ए इंजन एंड ईटा बी इज द इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल और द बी इंजन। क्योंकि बी को हमने रिवर्सिबल माना है, इसलिए यहाँ पे बी जो है आपका रिवर्सिबल इंजन है। तो जो हीट सप्लाई हो रही है दोनों इंजन में, ये हम बात करेंगे QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू Q1 है। और चूंकि यदि हमें प्रूफ करना है कि रिवर्सिबल इंजन हाईएस्ट है, तो उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं कि नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है कंपेरियन टू द रिवर्सिबल हीट इंजन। तो जो B है वो रिवर्सिबल हीट इंजन है, ध्यान रखिएगा। ये जो है नॉर्मल इंजन है, तो नॉर्मल इंजन की अभी एफिशिएंसी हम ज्यादा बता रहे हैं, it is greater than the eta B, मतलब efficiency of the reversible engine. So that is the formula of efficiency work output upon the heat input. ये नॉर्मल फार्मूला है जो कि हम यूज करते आ रहे हैं। इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क आउटपुट कितना मिल रहा है, जैसे आप व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल चलाते वक्त में कुछ वर्क आउटपुट मिलता है आपको और कुछ हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई जो होती है वो आपकी इस फॉर्म में रहती है। इसी तरीके से वर्क आउटपुट ऑफ द बी इंजन, दैट इज द आउटपुट ऑफ द रिवर्सिबल इंजन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, और क्यू बी इज द हीट सप्लाई इन द बी इंजन। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इफिशिएंसी जो है एक नॉर्मल हीट इंजन की जो है ज्यादा है कंपेरिजन टू द बी इंजन। तो यहाँ पे WA इज ग्रेटर देन द WB। अब चूंकि इफिशिएंसी ज्यादा है तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क आउटपुट जो है WA अपॉन QA है। तो यदि इफिशिएंसी यहाँ पे इसकी ज्यादा है ए इंजन की, तो बी इंजन की भी ज्यादा होगी कंपेरिजन टू बी इंजन। तो यहाँ पे हमको वर्क आउटपुट भी दिखाना पड़ेगा कि ए इंजन का कंपेरिजन टू रिवर्सिबल इंजन के ज्यादा है। तो यदि EB इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन, the magnitude of the heat and work transfer quantity will remain same but their direction will be reversed। यहाँ पे हम बात करेंगे कि EB जो है रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो उसका जो हीट और वर्क का मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहा है सेम है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है। डायरेक्शन में आपने देखा था, ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन है। Q2B से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है Q1B पे, ये आप देख रहे हैं हीट ट्रांसफर हो रही है। तो हीट ट्रांसफर जो हो रही है, तो यहाँ पे जो उसका मैग्नीट्यूड है और जो क्वांटिटी है वो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, बी जो इंजन है यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो यहाँ से यहाँ पे हो रही है। तो ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बोला कि इस इंजन की इफिशिएंसी ज्यादा है। यदि इस इंजन की इफिशिएंसी ज्यादा है तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रही है इसके कंपैरिजन में हीट सप्लाई ज्यादा होगी। लेकिन अभी हमने एजम्पशन ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जितनी हीट सप्लाई हो रही है और यहाँ पे जितनी हीट सप्लाई हो रही है ये सब बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हीट सप्लाई होगी रिवर्सिबल इंजन को, तो यहाँ पे जो हीट पहुंचेगी यहीं से हीट पिकअप करेगा ये वाला इंजन, ठीक है ना। तो Q1A इज इक्वल टू है Q1B। बट इफिशिएंसी की यदि बात करें, यदि इफिशिएंसी हमने बात की है कि नॉर्मल हीट इंजन की इफिशिएंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे Q1A अपॉन WA, सॉरी, जो आपका वर्क आउटपुट है अपॉन Q1A, दैट इज द इफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल हीट इंजन, इट इज ग्रेटर देन द W work output of the B engine to the normal engine of the heat supply, that is the Q1B। तो यहाँ पे जो चीज देखने वाली बात है कि इसका जो वर्क आउटपुट है जितना भी मिल रहा है इसको चलाने के लिए काम पे लिया जा रहा है। WA it is transfer some part of the work done, it is transfer to the reversible heat engine। ये आपका वर्क ट्रांसफर किया जा रहा है। तो चूंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चूंकि डायरेक्शन अलग है बट यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड हीट और वर्क ट्रांसफर का वो बराबर है। तो सिंस WA is greater than WB, some part of WA which is equal to the WB may be fit to the EB। तो रिवर्सिबल इंजन B को चलाने के लिए कुछ पार्ट उसका ले लिया गया।
अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में? इस डायग्राम में एक नई चीज देखने को आपको मिल रही है कि ये दोनों मिलके एक हीट इंजन बना रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि सोर्स का जो टेम्परेचर है वो सेम है, आप देख रहे हैं, और हीट की क्वांटिटी जो है सेम है, Q1A इज इक्वल टू Q1 और Q1B इज इक्वल टू Q1। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1A इज इक्वल टू Q1B इज इक्वल टू Q1, ये हो गया। और कुछ पार्ट जो इसका वर्क डन का था, सपोज यहाँ से अपने को वर्क डन 100 किलो जूल मिल रहा था और यहाँ पे इसको 80 किलो जूल चाहिए था चलाने के लिए, तो 100 माइनस ऑफ 80 कितना हो जाएगा, 20 किलो जूल हो जाएगा। तो यहाँ से जो वर्क डन आपको मिल रहा है WA 100 किलो जूल, उसको कुछ ट्रांसफर किया गया यहाँ पे चलाने के लिए, 80 किलो जूल उसको लग गया, तो नेट वर्क डन जो होगा वो 20 किलो जूल बचेगा। तो 20 किलो जूल जो हो रहा है यहाँ से हीट ट्रांसफर होकर इधर पे जा रही है और वो उधर से हीट जो है निकल के सिंक बॉडी से फिर इधर पे शिफ्टिंग हो रही है। तो heat is taking from the sink body is again in the reversible heat engine and going into the constitute of the heat engine। तो ये इसका यहाँ पे फंडामेंटल है, ठीक है। तो लेकिन हमारा एजम्पशन जो था उसके हिसाब से भी हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि यदि दोनों हीट इंजन मिलके काम कर रहे हैं तो उस केस में ये यहाँ पे केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट रहता है उसको डिनाई कर देगा, वो अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे QA is equal to QB is equal to Q1, that is the heat discharged by the EB reversible engine is supplied to the EA। यहाँ जितनी हीट सप्लाई रिजेक्शन की डिस्चार्ज की गई है वो किसके बराबर होगी, सप्लाई EA के बराबर है। सो सोर्स में भी एलिमिनेटेड, यहाँ पे सोर्स नहीं दिख रहा हो आपको, सोर्स पहले दिख रहा था, अब सोर्स गायब हो गया है। तो नेट रिजल्ट इट इज दैट EA and EB reversible together constitute an engine which operating in a cycle producing the net work done WA minus of WB while exchanging heat with a single heat reservoir at 82। This violate the Kelvin Planck statement of the second law। तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉयलेट करता है, सेकंड लॉ को। केल्विन प्लैंक ने यही बोला था कि यदि कोई भी हीट इंजन है, कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होगा जो 100% इफिशिएंट हो, उसका कुछ पार्ट जो है हीट रिएक्शन में चला जाता है, ये उसने केल्विन प्लैंक ने बताया था। तो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे ये चीज वॉयलेट हो रही है, क्योंकि ऐसा हीट इंजन नहीं जो कि कंटिन्यूसली हीट को लेता रहे कहीं ना कहीं से, कुछ पार्ट जो है हीट का रिजेक्शन में जाता है। तो जो एजम्पशंस अपन ने लिया था शुरुआत में कि आपकी जो वर्क डन है या बोलना चाहिए एफिशिएंसी है कंपेयरिंग टू रिवर्सिबल हीट इंजन, इट इज द मोर देन, बट एजम्पशन यहाँ पे यदि रॉन्ग हो जाएगा तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी आपके नॉर्मल हीट इंजन से ज्यादा रहेगी। दैट इज द कोरिलेज ऑफ द कार्नोट थ्योरम। कोरिलेज ऑफ द कार्नोट थ्योरम का मतलब ये है कि कार्नोट थ्योरम कहाँ कहाँ पे इक्विवेलेंट मैटर करती है, या बोलना चाहिए जो आपने रिवर्सिबल हीट इंजन का बोला, हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है ज़्यादा रहती है बिटवीन द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर लिमिट कंपेयरिंग टू द नॉर्मल हीट इंजन। तो उसी की कोरिलेज कार्नोट थ्योरम ये बोलती है कि इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द एनी वर्किंग सब्सटेंस, it is independent of the working substance। If the working substance, the working substance is a working between of the same temperature limit, that is the source and the sink temperature limit, and all the reversible heat engine, जितने भी reversible heat engine दुनिया में होंगे सबकी efficiency same होगी। It is doesn't matter कि which type of the working substance which is used in the cycling system, the efficiency of all the reversible heat engines operating between the same temperature level is the same, and it is dependent on the nature or the amount of the working substance undergoing the cycle। So this is the correlates of the Carnot theorem। Next is the absolute thermodynamic temperature scale। What is the meaning of the thermodynamic temperature scale? बहुत बड़ा मीनिंग है। तो सबसे पहले स्केल की बात करें, स्केल इज द पैरामीटर जहां से कि हम मेजरमेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब कि थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी में जो टेम्परेचर का रोल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट मतलब जहां से हमारी शुरुआत होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन से। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईटा इज इक्वल टू W नेट बाई द Q1। W नेट होता है नेट वर्क डन ऑफ द साइकिल और Q1 जो होती है हीट सप्लाई होती है। और नेट वर्क डन किसके बराबर होगा, हीट सप्लाई माइनस ऑफ हीट रिजेक्शन। तो Q1 है हीट सप्लाई और Q2 है हीट रिजेक्शन अपॉन Q1, ये हो गया आपका, इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ Q2 by Q1, that is the efficiency of the heat engine। Then reversible engine की जो efficiency रहेगी that is equal to function of T1 of T2, ये रहेगा।
By the second law of thermodynamics, it is necessary to have a temperature difference, that is the T1 minus of T2, to obtain work from any cycle. तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो T1 माइनस ऑफ T2 है, ताकि हम वर्क डन ले सके। अब चूंकि W नेट जो है Q1 माइनस ऑफ Q2 है, तो Q1 कहाँ से सप्लाई हो रही है? ये सोर्स टेम्परेचर से सप्लाई हो रही है। तो सोर्स टेम्परेचर क्या है? दैट इज द T1। T1 इज कॉल्ड सोर्स टेम्परेचर। और Q2 जिस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट हो रही है वो कौन सा टेम्परेचर है? वो सिंक टेम्परेचर है, दैट इज कॉल्ड T2। So have a temperature difference T1 minus of T2. So T1 is the highest temperature and T2 is the lowest temperature to obtain work from the any cycle. तो reversible engine की जो efficiency रहती है that is the function of T1 and T2. दो temperature पे dependent हो गई है, एक highest temperature जैसे कि source temperature बोल रहे हैं, एक minimum temperature जैसे कि sink temperature बोल रहे हैं। तो we know that efficiency is the independent of the working substance. जो efficiency रहती है वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, एंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर T1 एंड T2। किस पे डिपेंड रहती है? T1 और T2 पे। द एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट साइकिल रिसीविंग Q1 एंड द रिजेक्टेड Q2 इज गिवन बाय दिस फार्मूला। जैसा कि हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से यहाँ पे डिपेंड होती है। तो Q1 जो है हीट सप्लाई हो रही है सोर्स बॉडी टेम्परेचर से, और Q2 जो है हीट रिजेक्शन हो रही है नीचे सिंक बॉडी पे जो कि T2 टेम्परेचर पे काम कर रहा है। दिस इज द फर्दर इक्वेशन कि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इफिशिएंसी का भी जो हमने बात की थी आपको लास्ट टाइम पे कि दैट इज द इफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द T1 एंड T2। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। इफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस ऑफ Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू कैपिटल F भी ले सकते हैं, स्मॉल f पार्शियल के लिए और कैपिटल F फुली के लिए, तो T1 comma of T2। If some functional relationship is assigned between the T1 and T2 and Q2 by Q1, the equation becomes the definitions of the temperature scale। तो ये टेम्परेचर स्केल के रूप में कहलाता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, क्योंकि ये सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अब थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी क्या हो रही है कि एक जगह से हीट आ रही है जैसे कि हम सप्लाई के नाम से दे रहे हैं बोल रहे हैं, और एक जगह हीट रिजेक्शन हो रही है जिसे हम रिजेक्शन की फॉर्म में देख रहे हैं। तो इफ द हीट इज सप्लाई फ्रॉम द सोर्स बॉडी दैट इज कॉल्ड द Q1, इफ द हीट इज रिलेटेड टू द सिंक बॉडी दैट इज कॉल्ड द Q2। तो Q1 and Q2 that is the thermodynamic and T1 and T2 is the temperature। and when the scale is installed for the measuring of the thermodynamic temperature, that is called the thermodynamic temperature scale, and it is measuring from the bottom or the reference level, that is called the absolute limit, and the absolute limit of the temperature or the thermodynamic temperature that is called 0 degree centigrade or 273 Kelvin। अब दो इंजन को हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज E1 जो कि हीट को ले रहा है T1 टेम्परेचर से और रिजेक्ट कर रहा है हीट को T2 पे, एंड फर्दर हीट रिजेक्टेड टू द T3। ये भी हम डायग्राम पे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम मिलेगा तो हम बताएंगे। तो Q1 बाई Q2 ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T1 कॉमा ऑफ T2 यदि हीट ली जा रही है, ठीक है ना। अभी इफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक हीट है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। इसी तरीके से Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T2 बाई T3। तो दिस इज द टेम्परेचर लिमिट। ये आप देख रहे हैं एक हीट रिजर्वायर है जो कि T1 टेम्परेचर पे काम कर रहा है, एक हीट रिजर्वायर है जो कि T3 टेम्परेचर पे काम कर रहा है। तो हीट रिजर्वायर से जो हीट आ रही है वो Q1 अमाउंट की है, और ये जो है इंजन एक नॉर्मल इंजन है जो वर्क डन करके दे रहा है Q1 माइनस ऑफ Q2 करके। अब जो Q2 हीट है वो सप्लाई हो रही है दूसरे रिजर्वायर पे जो कि यहाँ पे बना हुआ नहीं है, बट T2 टेम्परेचर पे हीट सप्लाई हो रही है दूसरे इंजन पे जो कि Q2 और Q3 पे वर्क कर रहा है। तो इट इज द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द सेकेंड इंजन दैट इज कॉल्ड W2 इज इक्वल टू Q2 माइनस ऑफ Q3। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द two engines E1 and E2। if the separately E2 and E1 and E2 is the separately working as a make of the E3, that is called the engine is working between of the same different heat quantities, that is the Q1 and Q3, not is a here present Q2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो Q1 जो है हीट सप्लाई की जा रही है हीट रिजर्वायर से T1 टेम्परेचर पे, आप जो देख रहे हैं Q1 अमाउंट जैसा कि यहाँ पे था इट इज सेम
but here it is a Q3 amount of the heat is rejected to the sink body, that is called a heat reservoir working of the temperature T3. So net work output which is obtained from this engine, this is the E3 engine. So net work output obtained from this engine, that is the W3 is equal to Q1 minus of Q3. E1 and E2 together constitute another heat engine, जैसा कि हमने बताया आपको डायग्राम में. E3 operating between the T1 and T3. Q1 by Q3 is equal to the function of T1 comma of T3. Then Q1 by Q2, can you write this? Q1 by Q3 upon Q2 by Q3. इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना. तो Q1 by Q3 upon Q2 by Q3. तो Q1 by Q3 क्या है? That is the function of T1 T3 और Q2 by Q3 क्या था? That is a function of T2 T3 और Q1 by Q2 क्या है? That is a function of T1 T2. तो जो रेशियो है Q1 by Q2 डिपेंड्स ओनली ऑन द T1 एंड T2. T1 और T पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द T3. T3 से हमें कोई लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि T3 T3 दोनों जगह कॉमन है. तो Q1 by Q2 का जो रेशियो रहेगा किस पे आ गया? That is a function of T1 comma of T2, not depending on the T3 or independent of the T3. That is the function of T1 upon the function of T2. तो Q1 by Q2 किसके बराबर हो गया? T1 by T2 के फंक्शन के बराबर हो गया. तो इट मेक्स द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल. इसी चीज को हमने यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम पे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि इट इज हीट सप्लाइंग फ्रॉम द दिस टेम्परेचर लिमिट 600 केल्विन. दिस इज द सोर्स बॉडी टेम्परेचर. ये सोर्स बॉडी टेम्परेचर कहलाता है, जहां से कि Q1 अमाउंट की हीट जो है सप्लाई हो रही है. हीट इंजन काम कर रहा है. हीट इंजन के काम करने से यहाँ पे वर्क डन मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड W net. ये नेट वर्क डन है, W net है. एंड द सम पार्ट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक बॉडी, दैट इज कॉल्ड 300 केल्विन. तो जो 500 केल्विन था इसको हमने हटा दिया है. 500 केल्विन आपका क्या था? ये था T3. इसको हमने काउंट नहीं किया. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द T3, only depending on the T1 and T2 temperature, and this makes at a thermodynamics temperature scale. This engine working between of the two temperature limit, that is the 600 and 300 Kelvin, and the heat is supplying from the 600 Kelvin of amount Q1 amount, and the heat is rejected to the sink body, that is at a temperature of 300 Kelvin, an amount of Q2, and the heat transfer which is taking, it is in Joule. The Kelvin define the simplest possible way to define the absolute thermodynamic temperature. T is to the let phi temperature function of the temperature is equal to T, that is the Q1 by Q2 is equal to T1 by T2, also known as the Kelvin scale. इसको Kelvin scale का भी नाम दिया जाता है. And it is independent of the characteristics of the any particular substance. ये किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ वहाँ के टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंडेंट है. इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस. So this is the diagram in which the given is the some temperature, absolute temperature is given here, that is called a T upon Tt. It is the rejection temperature, that is the reference temperature, that is the Q1 by Q2 is equal to T by Tt. So Tt is the temperature at which the heat is the rejection taking place. So heat is supplying from this temperature. This is the source body temperature. So net work done how much? That is the Q minus of Qt. So Q minus of Qt is called the net work done of the cycle. And the reversible heat engine or the normal heat engine working of the same temperature, that is called the T and the Tt temperature. Then T is equal to, can you write this, 273.16, because of taking of Tt is the atmospheric temperature, जिस टेम्परेचर पे हीट रिएक्शन हो रही है. सपोज साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है, तो साइलेंसर में से जो धुआं निकल रहा है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही जा रहा है बाहर, कोई और दूसरे टेम्परेचर पे नहीं आ रहा. गाड़ी जो चलती है जितना भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्री 30 डिग्री आपका जो भी टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे यदि कोई चीज बाहर जा रही है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका एक रेफरेंस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे यदि बाहर जा रही है, तो Tt इज इक्वल टू, that is a 273.16 Q upon Qt. This is the today lectures. तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को भी हम
स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। थैंक यू। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी।